नमस्कार। डॉक्टर एच.एस. गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में है। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है वो आपके सिलेबस में है और इसकी लगभग 2-3 यूनिट ये इसको कवर करता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने सीनियर के अंदर भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहाँ थोड़ा कम पढ़ा था। यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, इस टॉपिक के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ना चाहते हैं और जो हमने सेकेंड ईयर वो सीनियर के अंदर पढ़ा है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, ज़्यादा लेंथी है। वहाँ आपने इसकी जनरल चीज़ें पढ़ी थी, यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम जो है सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, कितने प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर बच्चों पढ़ेंगे। देखिए, उपसंयोजक यौगिकों की जो बनाने की जो अवधारणा है, ये मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट या जिनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको बनाते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जैसे आपने पढ़ा, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, पौधे में क्लोरोफिल और विटामिन B12। तो रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। पौधों में जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, और जो विटामिन B12 है वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। कहने का मतलब है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है काफ़ी यूजफुल है, उपयोगिता है, और ये बहुत सारी फील्ड के अंदर हमारे काम में आते हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग, टेक्सटाइल, डाइज और मेडिकल साइंस में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़ने से पहले हम यह देखते हैं कि अभी तक हमने 2 प्रकार के कंपाउंड, टाइप्स ऑफ जो है कंपाउंड्स, 2 यौगिकों के प्रकार, वो 2 प्रकार के कंपाउंड्स हमने पढ़े थे। एक तो है योगात्मक या आणविक यौगिक, मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड। क्या होते हैं? जब 2 या अथवा अधिक सरल लवण उनके भार के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं तो उन्हें हम आणविक अथवा योगात्मक यौगिक कहते हैं, या इससे हमारा आणविक या योगात्मक यौगिक बनते हैं। जो फॉर एग्जांपल पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, जिसको एलम बोलते हैं। तो इनमें ये जो है ये मतलब एक ये मॉलिक्यूल या एडिशन कंपाउंड्स है। जलीय विलयन में उनके व्यवहार के आधार पर ये जो कंपाउंड्स है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक डबल साल्ट या लैटिस कंपाउंड, जालक यौगिक, और दूसरा उपसंयोजक यौगिक अथवा संकुल यौगिक। समझ रहे हो? तो डबल साल्ट और या लैटिस कंपाउंड ये योगात्मक यौगिक है जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। समझ रहे हो इस बात को? मतलब जो डबल साल्ट अभी अपना बना, जो एडिशनल कंपाउंड बना, तो ये क्या है कि वाटर के अंदर जो है अपनी पहचान खो देते हैं और जल में पूरी तरह से ये क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। ठीक। दूसरा हमारा जो है, जैसे हम फॉर एग्जांपल इसके लिए हम ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर है एग्जांपल हमारा K2SO4.Al2SO4 चॉइस H2O है ना, ये यहाँ दे रखा है। तो ये पोटास एलम है। दूसरा हमारा यहाँ पर FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस .SO4.6H2O, ये मोहर साल्ट है। KCl.MgCl2.6H2O कार्नेलाइट है ना। तो ये डबल साल्ट हैं, डबल साल्ट बोल लीजिए इनको, लवण बोल लीजिए या लैटिस कंपाउंड बोल लीजिए। तो क्या करते हैं, ये जो हैं, ये जैसे हम इसको जलीय विलयन में डालते हैं तो अपनी पहचान खो देते हैं। कहने का मतलब ये जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। समझ। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है
जलीय विलयन में जो है जल के अंदर अपनी पहचान बनाए रखते हैं, और ये क्या होते हैं कि ये जो है आयनों में विभाजित नहीं होते। समझ रहे हो आप, ये आयनों में विभाजित नहीं होते हैं। और इनका जो संकुल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो उपसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है उसमें हमेशा बनाए रखते हैं। इस फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया K4FeCN का होल 6, एक नोट्स में दिखाया गया, और इसको जैसे हम इसमें जल डालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 4K+ तो बन गया, लेकिन FeCN का होल 6 जो है फेरोसाइनाइड आयन है, ये एस सच रहा। कहने का मतलब Fe और Cn के मध्य में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा, और इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से ये यहाँ पर जो है कंपाउंड एस सच रहा, जल में इसका पूर्णतः आयनित नहीं रहा, या इसका अस्तित्व बना रहा। तो यहाँ पर क्या है कि जो डबल साल्ट या लेटिस कंपाउंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके से डिफर है। अब देखिए, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए कुछ यहाँ पर टर्मोलॉजी या शब्दावली का हम यहाँ पर आएंगे। तो उसको सबसे पहले, वैसे आप सीनियर में भी पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों, तो हम 1 बाय 1 उन टर्मोलॉजी, उन टर्म्स का उपयोग होगा, तो उनके बारे में यहाँ पर हम आप 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स संकुल आयन। देखिए, कॉम्प्लेक्स आयन धातु आयन का ऋणायन या धनायन व उदासीन अणुओं का समूह संकुल आयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, K4FeCN का होल 6 संकुल में FeCN का होल 6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पर -4, तो ये जो टोटल है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। समझ रहे हो। दूसरा यहाँ पर टर्मोलॉजी है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, केंद्रीय धातु आयन। तो देखिए, धातु आयन जो ऋणायन, धनायन अथवा उदासीन अणुओं के साथ संकुल आयन बनाता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ग्राही की तरह कार्य करता है और वह उपसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, ये सेकंड टर्मोलॉजी थी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स दिया है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स दिया है। वो एग्जाम्पल्स क्या है, देखिए, K4FeCN का होल 6 ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है Fe+2 और Fe+2 जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है किससे, 6Cn से। तो Fe+2 और Cn के मध्य में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो केंद्रीय धातु आयन है हमारा, कौन है केंद्रीय धातु आयन, Fe+2। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन यहाँ पर Fe+2 है। और दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट टर्मोलॉजी आती है यहाँ पर, वो है उपसंयोजक संख्या। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उपसंयोजक संख्या क्या होती है, देखिए, केंद्रीय धातु आयन या धातु आयन द्वारा लिगेंड के साथ जो बनाए गए कुल उपसंयोजक बंधों की संख्या होती है। ठीक है, लिगेंड के साथ बनाए गए उपसंयोजक बंधों की क्या है, संख्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है हमारा CONH3 का होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 और बड़ा कोष्टक Cl3। तो इसमें क्या है कि जो कोबाल्ट मेटल है, इस कोबाल्ट मेटल से हमारे 6 अमोनिया जुड़ी हुई है, और हर अमोनिया जो है सिंगल बॉन्ड बना रही है यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर जो बॉन्ड बने हैं वो कितने बने हैं, 6 बॉन्ड बने। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है, 6। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं AlFeOX का होल थ्राइस, है ना। तो यहाँ पर जो Fe धातु है और OX यहाँ पर जो ऑक्जेलेट होता है, आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे ऑक्जेलेट, ये है लिगेंड्स। अब एक ऑक्जेलेट Fe धातु से जोड़ता है तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ देखा है OX 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इधर दूसरा OX भी 2 बना रहा है, तीसरा भी 2 बना रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, 6। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा 6। समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मेटल जो है धातु के साथ, मेटल जो है लिगेंड के साथ
जो है जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, वो उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिए थे। इसी प्रकार से बहुत से कॉम्प्लेक्स आएंगे, उन बहुत से कॉम्प्लेक्सों के अंदर किसी के अंदर 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, किसी में 4 बनेंगे, किसी में 8 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। लेकिन बच्चों आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस के अंदर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और क्या है 6, उनकी आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स की आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। नेक्स्ट जो हम टर्मोलॉजी यहाँ पर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम नेक्स्ट टर्मोलॉजी यहाँ पर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं उपसंयोजक क्षेत्र या उपसंयोजक एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखिए क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल होते हैं और क्या होते हैं, उस मेटल से लिगेंड जुड़े रहते हैं। और उस क्षेत्र को जिसमें मेटल और लिगेंड होते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, अब उपसंयोजक क्षेत्र में को हम जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट से, बड़े कोष्ठक से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स है वो उसको अंदर हम लिखा, जैसे उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर लिया, उदाहरण दिया CONH3 का होल 6 और बड़ा कोष्ठक +3। तो ये जो बड़ा कोष्ठक है जिसके अंदर मेटल और कौन है, लिगेंड्स हैं, ये या कॉम्प्लेक्स है, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोष्ठक के बाहर जो है भाग है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में हो, वो उस कॉम्प्लेक्स को उदासीन बनाने के लिए हम आयन लगाते हैं। बाईं तरफ हम जो है कैटायन को इंट्रोड्यूस करते हैं और दाईं तरफ हम जो है लगाते हैं एनायन को। समझ रहे हो? तो कोष्ठक के बाहर के भाग को आयनिक क्षेत्र कहा जाता है, जो कि उपसंयोजक क्षेत्र के अंदर स्थापित अनआयनाइज नॉन आयनाइज होता है। आयनिक क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियां आयनित होती है, मतलब वो आयन के रूप में। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है CONH3 का होल 4 बड़ा कोष्ठक, तो इस बड़े कोष्ठक के अंदर कॉपर है हमारा सेंटर मेटल आयन है, और जो NH3 है वो है हमारा लिगेंड्स। ठीक है, तो इस बड़े कोष्ठक के बाहर जो दाईं तरफ है वो कौन है, SO4। तो ये आयनिक क्षेत्र है SO4। तो SO4 को हम यहाँ लिगेंड नहीं मानेंगे, लिगेंड तो हमारा NH3 के अंदर। तो कहने का मतलब हमारा जो असली कॉम्प्लेक्स है वो बड़े कोष्ठक के अंदर है, और इस बड़े कोष्ठक को ही हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी आती है वो आती है यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो किसकी निकाली जाती है, पहले तो आप ही समझ। देखिए कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो उस कॉम्प्लेक्स में मेटल होगा उस और लिगेंड्स होंगे, तो उस मेटल की ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और वो ऑक्सीडेशन, उस मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मोस्टली किस में होगी, मतलब मोस्टली नहीं, हमेशा ही किस में होगी, या तो प्लस में होगी या क्या होगी, वो जीरो, माइनस में कभी नहीं होगी। अगर आप माइनस में निकल रहे हैं इसका मतलब आप गलती करें, क्योंकि मेटल पर कभी भी जो है माइनस चार्ज नहीं आता। नंबर 1, इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, उस एग्जाम्पल की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु पर विद्युत आवेश दर्शाने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था का मान हमेशा धनात्मक होगा या क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, लेकिन कभी भी क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। अब कैसे ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे यहाँ पर नोट्स में दिखाया गया। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जो है K4FeCN का होल 6 कॉम्प्लेक्स है। अब इस K4FeCN का होल 6 कॉम्प्लेक्स में हमारा जो है Fe जो है धातु आयन है, और इस Fe धातु आयन की हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, ऑक्सीकरण अवस्था। तो सपोज इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर X है, तो देखिए यहाँ पर 4K है तो 4 लगा दिया, और आपको पता है पोटेशियम वेल नोन चीज़ है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है
वो होती है पोटेशियम की +1। तो 4 मल्टीप्लाई +1 से कर दी, प्लस Fe की क्या मान लिया हमने x, प्लस 6 हमारे पास में क्या है Cn है। और अब अंडरस्टूड है, एक Cn की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1, चार्ज उस -1 होता है, तो बराबर हमने यहाँ पर 0 सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर x की जो ऑक्सीकरण x का मान है +2 आया। कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो है Fe जो धातु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2। इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, FeNH3 का होल 4 Cl2 एग्जाम्पल लिया यहाँ पर। इस Fe की हमने x मान ली। अब आपको पता है NH3 जो लिगेंड है, इस NH3 की ये आगे हम पढ़ेंगे चार्ज किस पे, इसकी चार्ज कोई नहीं होता, इस पर 0 चार्ज होता है। इसी प्रकार से Cl- लिगेंड है तो इस पर चार्ज होता है -1। तो यहाँ पर x + 4 NH3 है, 0 इस पर चार्ज है, +2 2 Cl यहाँ पर है और 1 पर -1 बराबर 0, तो x बराबर +2। कहने का मतलब FeNH3 का होल 4 Cl2 कॉम्प्लेक्स में Fe जो धातु है उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम और एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, वो लिया है FeOX का होल थ्राइस और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लगाया यहाँ पर -3। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Fe धातु है तो Fe की हमने मान ली यहाँ पर x, और OX कितना है यहाँ पर 3, और एक OX की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। अब ध्यान देना, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए हमने बराबर 0 मान लिया। लेकिन यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है इसलिए बराबर -3 आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर +3। कहने का मतलब FeOX का होल थ्राइस कोऑर्डिनेशन स्फीयर और -3 कॉम्प्लेक्स में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ पर +3। इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिया है यहाँ पर, FeNH3 का होल 6 +2 कॉम्प्लेक्स लिया है। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में Fe धातु है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर लगाया +2, तो और NH3 0 है, तो x मान ली इसको, तो x + 6 0 बराबर +2, तो x बराबर यहाँ पर मान आ गया +2। कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी आती है वो संकुल आयन पर आवेश। तो देखिए संकुल आयन मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश, तो संकुल आयन पर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश के आधार पर जो कॉम्प्लेक्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई आवेश नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स जिन पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस आवेश है उनको हम बोलते हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर प्लस आवेश है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ दिखाया गया जैसे FeCN का होल 6 3- दैट इज़ दी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो दैट इज़ दी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। NiCO का होल 4 कोई चार्ज नहीं है, 0 लगाया है या कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 अंडरस्टूड है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। FeNH3 का होल 6 +2, यहाँ पर जो है यहाँ पर धनात्मक ऊपर कोऑर्डिनेशन पर प्लस चार्ज है, +2 चार्ज, इसलिए दैट इज़ दी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या धनात्मक कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से संकुल आयनों पर आवेश के आधार पर का आधार पर जो है ये 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये आगे बहुत काम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर टर्मोलॉजी है लिगेंड या उपसर्जक समूह। तो देखिए कॉम्प्लेक्स के अंदर धातु से कितने संख्या में लिगेंड जुड़े हैं वो लिगेंड संख्या कहलाती है। अब देखिए ऋणात्मक, धनात्मक या उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु या केंद्रीय धातु आयन से संयुक्त होकर उपसर्जक बंध या सिग्मा बंध बनाते हैं जिससे संकुल का निर्माण होता है उसे लिगेंड कहते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर मेटल से लिगेंड जो जुड़ा है वो जो इससे कोऑर्डिनेशन बन रहा है वो लिगेंड है यहाँ पर। और लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है देता है, ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके। कहने का मतलब ये डोनर परमाणु है, दाता परमाणु है। और दाता सामान्यतः जो दाता परमाणु लिगेंड के होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, हेलोजन्स होते हैं। लिगेंड केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है
और वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। जैसे बहुत सारे हम लिगेंड्स के बारे में बहुत डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे Cl- लिगेंड है, NH3 लिगेंड है, H2O लिगेंड है, Cn- लिगेंड है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस लिगेंड है, Br-, ये बहुत सारे लिगेंड्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स आगे पढ़ें। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये इस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप यहाँ पर पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर H.S. गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।